में ठीक है, अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पाएं। तो देखिएगा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना में देखिएगा हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने सामने दो चीजें निकल के आती हैं, एक आती है जनगणना और एक आती है जनसंख्या। दोनों में फर्क है क्या? मैंने यहाँ लिखा है जनगणना और जनगणना के साथ ही मैंने एक शब्द लिखा है जनसंख्या। इन दोनों में मुझे बेसिक अंतर बता दीजिएगा, अगर आपको पता है तो पूरा। जनसंख्या का मतलब क्या है? जनसंख्या का सीधा सा मतलब यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या है। लेकिन जनगणना उसी संख्या की अगर गणना करवा ली जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। साथियों गौर कीजिएगा, यहाँ पे अपने सामने दो चीजें आती हैं, जनगणना किस सूची का विषय है और जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो मित्रों ध्यान देंगे, जनगणना संविधान के अंदर संघ सूची का विषय आती है, यानी इसके ऊपर कानून बनाने का काम ये केंद्र सरकार का होता है जनगणना से संबंधित। जबकि जनसंख्या ये समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची के विषय होने के नाते इसके ऊपर मैं यूं कह सकता हूं कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके ऊपर बना सकती है दोनों सरकारें कानून। तो आपका उत्तर बनेगा जनसंख्या को लेकर के। लेकिन मैं बात जनगणना की कर रहा हूं, या जनगणना संबंधित जितना भी काम होगा वो काम कौन सी सरकार करवाएगी या करेगी, तो आपका उत्तर आएगा ये केंद्र सरकार के अधीन होगा। और यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये समवर्ती सूची। अब मैं प्राचीन काल से लेके आऊं और आपसे यूं पूछूं कि प्राचीन भारत में पहली बार जनगणना कौन से काल में? देखिए वैदिक काल में तो जनगणना हुई नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है ना। वैदिक काल में कोई जनगणना नहीं हुई, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ना ही वैदिक काल से पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां भी कोई जनगणना का साक्ष्य मिलता नहीं। हालांकि ऋग्वेद में कुछ जानकारी मिलती है लेकिन वो कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि जैसे वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल आता है। और मौर्य काल का जो अर्थशास्त्र है, मैं यूं कहूं कि मौर्य जो काल है, इस मौर्य काल के अंदर अपने को जनगणना की जानकारी मिलती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर एक ग्रंथ आता है जिस ग्रंथ का नाम क्या है? आपका उत्तर बनेगा मौर्य काल का जो अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र लिखा किसने था? कौटिल्य ने लिखा था। और मौर्य काल का अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है जनगणना, यानी जनगणना का उल्लेख यहाँ मिलता है। मैं सीधी सी यहाँ एक बात लिख सकता हूँ कि यहाँ किसका उल्लेख मिलता है? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पे जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक बात है। लेकिन भाई साहब जैसे ही आगे बढ़ेंगे अपन, जैसे ही आप कहेंगे क्या सर गुप्त काल में भी जनगणना हुई थी क्या? नहीं हुई। इसके बाद भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आ गया, फिर आगे चले तो वजन भी गोरी कहीं आते गए जाते गए, लेकिन नहीं हुई। तब काल पूरी चलेगी। अब भैया मुगल काल है, और मुगल काल बोले तो मध्यकाल। अगर मैं मध्यकाल की भारत की बात करता हूँ, मध्यकालीन अगर मैं भारत की बात करूं तो अपने सामने एक चीज आती है कि मध्यकालीन जो भारत था, यहाँ पर जनगणना ये कौन से काल में हुई? तो अपना उत्तर आएगा मुगल काल। और मुगल काल के अंदर अपने को याद रखना है आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी। और ये आईन ए अकबरी नामक जो ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो अपना उत्तर आएगा आईन ए अकबरी। ये अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। और इस अबुल फजल द्वारा लिखित इस ग्रंथ में अपने को क्या मिलती है? अपने को जानकारी मिलती है कि जनगणना हुई थी। इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन आधुनिक भारत तक अगर पहुंच जाए, आपको भी चलो आधुनिक भारत में आ ही जाते हैं। तो आधुनिक भारत में ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आधुनिक भारत में पहली जनगणना ये होती है 1872, यानी यूं कहिएगा 1872 में आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना हुई। कब हुई? आपका उत्तर आएगा सर 1872 में हुई। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय जो गवर्नर जनरल जो बंदा था वो था लॉर्ड मेयो। यानी भारत में पहली बार जो जनगणना है ये 1872 में होती है। किसके काल में? तो अपना उत्तर आएगा लॉर्ड मेयो के काल में होती है। ठीक बात। लॉर्ड मेयो से जैसे आप आगे चलते हैं 1872 के बाद में, तो अपने पास आ जाता है 1881। और 1881 में जो जनगणना हुई, अपन यूं कह सकते हैं संपूर्ण जनगणना हुई। ये प्रथम जनगणना हुई 1872 में, और संपूर्ण जनगणना ये आपका 1881 में होती है। और इस समय जो आपका था वो था लॉर्ड रिपन। कौन था भैया? इस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड रिपन। यानी मैं यूं कह सकता हूं प्रथम बार व्यवस्थित रूप से, प्रथम बार व्यवस्थित रूप से जनगणना। और ये जो व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई प्रथम बार, ये कब होती है? तो अपना उत्तर आएगा 1881। अब ऐसा मुझे बात बताइएगा 1872 में जनगणना हुई, 1881 में हुई। इसके बाद तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने लगी। तो 1881 के बाद में सर 1891 में भी हुई, 1901 में भी हुई, 1901 के बाद में 1911 में हुई, 1911 के बाद में 1921 में हुई, 1921 के बाद में 1931 में हुई, 1931 के बाद में 1941 में हुई, फिर आगे चले तो 1951 में हुई, फिर आगे चले तो 1961 में हुई, फिर आगे चले तो 1971 में हुई, फिर आगे बढ़े तो 1981 में, फिर आगे बढ़े तो 1991 में, फिर आगे बढ़े तो 2001 में, और फिर 2001 के बाद में 2011। यानी मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाह रहा हूं कि 2011 की जनगणना, अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं 2021 वाली नहीं हुई अभी तक तो नहीं हुई भैया, होगी तब देखा जाएगा। आंकड़े नहीं आए अभी तक, है ना, कोरोना काल की वजह से लेट हो गई। सुनिए 1872, 1881, 91, 11, 21, 21, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 1 मतलब 2011 की जो जनगणना है ये अगर यहां से अपन स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना कैसी जनगणना है? तो आपका उत्तर आएगा ये 15वीं जनगणना है। सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि 2011 की जनगणना ये कैसी जनगणना है? तो आपका उत्तर आएगा ये 15वीं क्रम की जनगणना है। अगर आपसे ये पूछा जाए इसका क्रम, इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में क्रम तो आप बना लीजिएगा। एक नंबर पे ये है 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो अपना उत्तर आएगा 7वीं जनगणना है। जबकि बात कर रहे हैं अपन यहाँ कौन सी है? ये 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। याद रहेगा इतना? रहेगा, इनको लिखेगा फिर आगे बढ़ते हैं ना। शाबाश। अब देखिएगा 2011 की जनगणना कौन से क्रम की? तो आपका उत्तर आएगा 15वीं क्रम की जनगणना। सीधा सा अपन ने क्या कहा कि जनगणना जो है ये 15वीं क्रम की तो है, लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है, आपको याद रखना, ठीक है। अब जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है और जनगणना करवाने के लिए एक बंदे की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उस बंदे का नाम आता है जनगणना आयुक्त। भाई जनगणना का कार्य तो संपन्न होगा, कोई ना कोई तो करवाएगा। और जनगणना जो आयुक्त होता है इसमें आपको याद रखना है, यानी ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। जनगणना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा करवाई जाती है? राष्ट्रपति। अगली बात याद रखिएगा, मैं तुमको बता रहा हूं कि भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? इतिहास मैंने यूं कहा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ताकि गौर कीजिएगा, सीधा सा क्वेश्चन बने। प्रथम जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू लोडन। भारत के प्रथम जनगणना
आयुक्त WMGITS। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त, प्रथम भारतीय जनगणना आयुक्त। आपका उत्तर क्या बनेगा? पहला भारतीय व्यक्ति जो जनगणना आयुक्त बना वो था आर ए गोपालास्वामी। मैं आपसे ये पूछूं कि जब 2011 की जनगणना हो रही थी उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन था? प्रश्न तो यहां से बन सकता है। तो सुनिएगा, 2011 के समय जनगणना आयुक्त ये थे कुमार सेलेस। 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपना उत्तर आएगा कुमार सेलेस। और मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान में वर्तमान का मतलब 2021 वाले के संदर्भ में, तो आप यहां लिख लीजिएगा 2021-22 में तो जनगणना आयुक्त है वो है विवेक जोशी। अब भाई साहब बात आती है कि जब जनगणना 2011 ये शुरू की गई तो इस जनगणना 2011 का नारा क्या रहा? अपना उत्तर आएगा जनगणना 2011 का नारा ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 का जो नारा रहा वो नारा रहा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये नारा कौन सी जनगणना का रहा? तो अपना उत्तर आएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का नारा था। तो दिया गया, इसलिए दिया गया कि भैया जितनी भी चीजें पूछी जाती तो बताइएगा, पूरी कर्मचारी आता है ताकि सरकार सही समय पर सही योजनाएं लागू कर सके कि कहां कहां क्या हमें करना है। उन तमाम चीजों के लिए जो नारा दिया गया वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब बात आती है जनगणना 2011 का शुभंकर। ये जो शुभंकर है जनगणना 2011 का जो लोगो डिजाइन किया गया, आइए किसके द्वारा? ये पडार बिंदा रथ के द्वारा तैयार, पडार बिंदा रथ के द्वारा तैयार। केरल के निवासी थे और केरल निवासी पडार बिंदा रथ के द्वारा ये आपका लोगो शुभंकर ये डिजाइन किया जाता है। इसमें परगणक महिला, एक परगणक महिला यानी जनगणना करती हुई एक महिला है वो दर्शाया गया इसके ऊपर, और एक 10 भुजाओं का तारा दर्शाया गया। दशक ये जनसंख्या वृद्धि के लिए या 10 वर्षों से जनगणना करवाने की वजह से एक 10 भुजाओं का तारा दर्शाया गया। एक इस बैग के ऊपर परगणक महिला का चित्र है, सात केंद्र वाहनों लोग दिखाए गए छोटे मोटे संयुक्त परिवार प्रणाली की ओर संकेत करने वाले, ठीक है। इस प्रकार से ये जनगणना आयुक्त वाली बात याद रखनी। अब इससे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अपने पास बात आएगी कि जनगणना के बारे में चर्चा तो जनगणना का जो कार्य है ये कब तक का है? यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि, जनगणना 2011 की कौन सी तिथि? तो आपका उत्तर आएगा जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि का मतलब ये है क्या है कि जिस दिन तक के आंकड़े अपने पास, और वो किस दिन तक के आंकड़े? आप कहेंगे वो 1 मार्च 2011 तक के आंकड़े, वो सही कह रहे हैं। यानी ये संदर्भ तिथि है, किस दिन तक के आंकड़े अपने पास। पर पड़ता है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 12,108,54,977 है, इतनी है 12,108,54,977। लेकिन ये 12,108,54,977 आखिर कब तक की है? तो कहेंगे 1 मार्च 2011 तक। ये संदर्भ तिथि। मैं बात करता हूं अगर घोषित तिथि की, ये आंकड़े घोषित कब किए जाते हैं साथियों? अगर मैं घोषित तिथि की बात करूं तो ये घोषित कब किए जाते हैं? फिर मैं 1 महीना तो लग ही जाएगा सर, और ये 31 मार्च 2011 को घोषित किए जाते हैं, याद रखना। और ये जो जनगणना का कार्य है कितने चरणों में संपन्न होता है? आपका जवाब बनेगा जनगणना का कार्य ये 2 चरणों में संपन्न। जनगणना का कार्य कितने चरणों में संपन्न हुआ? आपका उत्तर बनेगा जनगणना का कार्य 2 चरणों में संपन्न हुआ। और ये जो 2 चरण रहे इसमें प्रथम चरण में तो भवन गणना, ये द्वितीय चरण। कौन से चरण में क्या किया गया? पहला जो चरण था इसमें भवन गणना की गई, और द्वितीय चरण था इसमें क्या किया गया? इसमें जनगणना की गई, मतलब लोगों की गिनती की गई। पहले चरण में तो मकानों की गई और दूसरे चरण में तो लोगों की कर ली गई। अब बात ये बनती है कि अगर अपन देखते हैं कि वैश्विक संदर्भ में अगर पहली जनगणना कहां हुई तो आप कहेंगे स्वीडन में। कब हुई? 1790 में। तो लिखिए विश्व की प्रथम जनगणना, विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन में संपन्न हुई। आप कहेंगे स्वीडन में संपन्न कब हुई? 1790 में। 1790 एक मिनट सॉरी देखता हूं, 1790 1749 सर्वप्रथम स्वीडन में संपन्न हुई 1749। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आधुनिक किस्म की प्रथम जनगणना ये अमेरिका में हुई 1790। अब लिखिएगा आधुनिक प्रकार की प्रथम जनगणना, आधुनिक प्रकार की प्रथम जनगणना ये आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे ये अमेरिका में हुई 1790, आधुनिक वाली अमेरिका में हुई 1790। अब बात आती है कि भारतीय संसद द्वारा जनगणना को लेकर अधिनियम कब बना है? 1948। आप लिखेंगे जनगणना अधिनियम कब पारित होता है? 1948। अब ये जनगणना अधिनियम 1948 पारित होता है, इसका मतलब केंद्र सरकार या अपन कहें संसद ये क्या कर सकती है? जनगणना को लेकर कानून बना सकती है। तो कानून बनाने की शक्ति देता कौन है? अनुच्छेद 246, याद रखिएगा 246, अनुच्छेद 246 कानून बनाने की शक्ति देता है। तो आप नोट लगा के लिखिएगा अनुच्छेद 246 भारतीय संसद को कानून बनाने की अनुमति देता। कौन देता कानून बनाने की अनुमति? तो आप कहेंगे भारतीय संसद को कानून बनाने की अनुमति कौन सा देता है? तो भैया याद रखिएगा अनुच्छेद 246 जनगणना अधिनियम आ गया। उसके बाद में 1961 में स्वतंत्र रूप से
मंत्रालय से लिंक है तो आपका उत्तर आएगा गृह मंत्रालय से लिंक होता है। कौन से मंत्रालय से? गृह मंत्रालय। और जब 2011 की जनगणना हुई, अपन ने यहां पर बात की, जनगणना हुई तो इस जनगणना करने में खर्चा कितना है? अच्छा, 18 रुपये 19 पैसे प्रति व्यक्ति। यानी याद रखिएगा खर्चा कितना आता है, आप कहेंगे 18 रुपये 19 पैसे प्रति व्यक्ति के अनुसार खर्चा आता है। कब? द्वितीय गणना में 2011 की जनगणना। इस टाइम जब ये जनगणना हुई, जनगणना का कार्य हुआ, तो यहाँ कितने राज्य थे अपने भारत में? आज भी 28 ही हैं, उस टाइम में 28 थे। 28 तो राज्य थे, 640 जिले थे। ये बात आपको याद रखनी। कितने राज्य थे? 28 तो राज्य थे और 640 क्या थे? तो आपका उत्तर आएगा जिले थे जब 2011 की जनगणना होती है या अपन संपर्क होती है। देखिएगा फिर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, चले आगे चलते हैं। अब साथियों गौर कीजिएगा, बात ये आती है कि वर्तमान में अपने भारत में आबादी है वो कितनी, और वर्तमान में भारत की आबादी देखते हैं। वर्तमान में कहना 2011 के अनुसार, वर्तमान में तो ज्यादा हुई है लेकिन अभी तक अपने को 2011 की जनगणना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं भारत की जनसंख्या कितनी, तो आपका उत्तर बनेगा, आपको सीधा सा याद करवा दूं, 12 108 54 977। भारत की आबादी कितनी है? 12 108 54 977, ये याद रखें। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी है 12 108, कितनी है? 12 108 54 977। यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है, तो अपना उत्तर बनेगा 12 108 54 977। अब इस बात को भले मर्जी आप किसी भी एंगल से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 121 करोड़, इसे आप लिख सकते हैं 1.21 अरब, इसे आप लिख सकते हैं 1210 मिलियन। कहां दिक्कत है? एक ही बात। अब 1210 मिलियन कहेंगे तो भी उत्तर वही आना है, आप 1.21 अरब कहेंगे तब भी उत्तर वही आना है, आप 121 करोड़ कहेंगे तब भी उत्तर वही आना है। अब ये जो अपनी भारत की आबादी अगर वैश्विक संदर्भ में अपन बात करते हैं तो एक नंबर पे कौन सा देश आता है? आप कहेंगे अगर एक नंबर पे देखेंगे तो सर चीन आता है, चीन। और चीन की आबादी विश्व की कुल आबादी में अगर आपसे पूछा जाए तो 19.04%। किस चीज का प्रतिशत है? ये विश्व की कुल आबादी का। इसका मतलब एक नंबर पे चीन है तो दो नंबर पे कौन आता है? दो नंबर पे आता है भारत। और विश्व की कुल आबादी में भारत का जो प्रतिशत आता है वो आता है लगभग 17.5%। तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपसे पूछा जाएगा इस संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये लगभग 4.5%। फिर 4 नंबर पे आता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में अगर आपको पूछा जाए कि ये विश्व की कुल आबादी में इंडोनेशिया की आबादी कितने प्रतिशत है, तो आपका उत्तर आएगा 3.4%। और इंडोनेशिया के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अपना आ जाता है ब्राजील। ब्राजील क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पे आता है। रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील है। रुक, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यहाँ पे भारत दूसरे नंबर पे, ब्राजील 5वें नंबर पे। ब्राजील के अंदर टोटल आबादी कितने प्रतिशत? आप कहेंगे 2.7%। कितने प्रतिशत है? 2.7। इसके बाद में कौन आएगा? इसके बाद में फिर जैसे ही नीचे चलेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नाइजीरिया आ जाएगा। लेकिन 5 जो टॉप है वो तो अपने को याद होने चाहिए। चीन एक नंबर पे आता है, के बाद में 2 पे बात करते हैं भारत आ गया, 3 के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, 4 पे इंडोनेशिया आ गया, 5 पे ब्राजील आ गया। इनमें इतने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में आप कह सकते हैं ये 6 नंबर पे कौन आएगा? पाकिस्तान भी आ जाएगा। 7 नंबर पे फिर कौन आएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। 8 नंबर पे कौन आएगा? नाइजीरिया आ जाएगा। यानी ये और भी क्रम बन सकते हैं, लेकिन 5 जो टॉप है वो तो आप याद रखें। जैसे भारत का नंबर तो दूसरा है, 5 को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका। चीन, भारत, अमेरिका, फिर आपका इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, फिर बाद में रसिया और फिर आपका जापान हो गए। ये 10 देशों का क्रम है। अब सुनिए, अब ये जो 12 108 54 977 की आबादी मैंने यहां सीधा सा कहा है कि भारत की कुल आबादी कितनी? 12 108 54 977। ये भारत की कुल आबादी 12 108 54 977। इसमें से मैंने सीधा सा कहा कि कुल आबादी में अगर मैं आपसे पूछूं यहां पुरुष आबादी कितनी, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां महिला आबादी कितनी, तो एक बात बताओ, पुरुष ज्यादा कि महिला ज्यादा? भारत में पुरुष ज्यादा कि महिला ज्यादा? आपको भी जरूरी से ज्यादा है। इसका मतलब 50-50 का तो नहीं है, इतने भी ज्यादा नहीं है। मतलब याद रखना है कि महिलाएं जो है ना ये कितने प्रतिशत पर है और पुरुष कितने पर? महिलाएं 48.52% और पुरुष कितने प्रतिशत पर है? तो आपका उत्तर आएगा पुरुष है 51.48। महिलाएं 48.52 पर है, पुरुष 51.48। याद रहेगा, ये पुरुष आबादी है, महिला। लेकिन इसी बीच मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आपको ये बता दीजिएगा कि यहाँ ग्रामीण आबादी कितनी है? ग्रामीण, तो आपका उत्तर है सर 68.86%। तो मैंने ये पूछा कि यहाँ शहरी आबादी, शहरी आबादी इसकी बच गई, ग्रामीण है क्या? तो 31.14%। ये कौन सी आबादी है? शहरी। ये कौन सी आबादी है? ग्रामीण। ये कौन सी आबादी है? तो आप कहेंगे महिला। ये कौन सी आबादी है? पुरुष। अब मुद्दा ये बनता है कि ग्रामीण महिला, सॉरी, ग्रामीण में पुरुष कितने हैं, ग्रामीण में महिलाएं कितनी?